विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे कभी पानी किल्लत, बाढ़ के डर से जूझते पाकिस्तान की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से रोक दिया। सिंधु जल संधि रुकने के बाद आसिम मुनीर से लेकर बिलावल भुट्टो तक पाकिस्तानी सिर्फ धमकियों के सहारे जी रहे हैं। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सामने आए हैं, कहते हैं कि भारत उनके हिस्से की एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। इन्हें कोई समझाए कि छीन नहीं लेंगे, हमने छीन लिया है। 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और आप लोग सिर्फ गीदड़ भपकियों के सहारे जिंदा हो। सच्चाई ये है कि इस्लामाबाद में भाषण देने वाले शहबाज शरीफ को असली खतरा दिल्ली से नहीं बल्कि वॉशिंगटन में बिरयानी उड़ाते मुल्ला मुनीर से है। अमेरिका में बैठकर मुनीर सिर्फ भारत पर मिसाइलें चलाने की बातें नहीं कर रहा है बल्कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की बिसात भी बिछा रहा है। सवाल यह है कि क्या सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का शोर शराबा सिर्फ असली राजनीतिक संकट से ध्यान भटकाने का तरीका है या फिर यह बयानबाजी आने वाले तख्ता पलट का ट्रेलर है? बताएंगे आज आपको प्रहार में। दूसरी खबर नू से, जहां एक बार फिर से हिंसा की आग जल उठी है। पार्किंग को लेकर 2 लोगों की कहासुनी कुछ ही मिनटों में पत्थर, लाठियां और आगजनी में बदल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। मस्जिद के लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ कि इस्लाम खतरे में, हथियार लेकर बाहर आओ। और उसके बाद तो भीड़ ने घरों की छतों से पथराव शुरू कर दिया। दुकानें, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई उसमें साफ दिखा है कि कैसे संगठित भीड़ ने पुलिस के सामने कानून को खुली चुनौती दी और पुलिस बेबस खड़ी रही। सवाल यह है कि क्या ये महज एक गली का झगड़ा था या पहले से लिखी गई साजिश की स्क्रिप्ट जिसका मकसद नू को बार बार हिंसा की आग में झोंकना है। इस खबर पर भी आपको डिटेल देंगे। तीसरी खबर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी है। इनका नाम सुनते ही विवादों की याद आ जाती है। कभी बिजली चोरी के आरोप, कभी हिंसा भड़काने के बयान, कभी मस्जिद सर्वे पर सियासी सरगर्मी और अब बुलडोजर का साया। दरअसल एसडीएम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। क्या कहा है कोर्ट ने और कैसे संभल की सियासत में इनका जियाउर रहमान बर्क का विवादित चेहरा ही अब उनकी पहचान बन चुका है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान के पानी पर धमकियों और सत्ता पर असली जंग के बीच सच की करने जा रहे हैं। सबसे पहले कंगालिस्तान के कंगाल पीएम शहबाज शरीफ की अकल ठिकाने लगाने वाली खबर ही आपको बताने जा रहे हैं, जहां शहबाज का दंगाई चेला आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर बिरयानी खा रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर शहबाज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन शहबाज जैसा समझ रहे हैं वैसा खेल चल नहीं रहा है, बल्कि खेल तो खुद कटोरा शरीफ के साथ होने वाला है। कैसे होने वाला है बताते हैं आपको। पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज की फील्डिंग सेट करने में जुटा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए। आसिम मुनीर अमेरिका में वहां के अधिकारियों से मिल रहा है। उसका एजेंडा साफ है, पाकिस्तान में शहबाज की सरकार को गिराना है, पाकिस्तान में तख्ता पलट करना है। और इस काम पर वो तभी से लग गया था जब से उसे बुलावा भेजा गया। लेकिन मुनीर के भरोसे बैठे शहबाज पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। कल कह रहे थे कि प्लीज पानी खोल दो, वो चिट्ठी हमने आपको दिखाई थी ना प्रहार में, हम कितने दिन से प्यासे मरेंगे। लेकिन मुनीर की गीदड़ भपकी देखकर उन्हें लगा कि शायद मुनीर ने सब कुछ सेट कर दिया है। वो उसकी बातों में आ गए और इसीलिए आज अंडरग्राउंड शहबाज शरीफ अपने बंकर से बाहर निकलकर भारत को धमकी दे रहे हैं। पहले सुनिए बयान, सुनिए, आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। बेचारे से एक शब्द भी सही से बोला नहीं जा रहा और ये बता रहे हैं कि सबक सिखाएंगे। खैर हम और आप क्या पूरी दुनिया ही हंसती है इनकी ऐसी बातों पर, कुछ नया नहीं है। शहबाज मुनीर को ट्रंप के साथ बिरयानी खाता देखकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, खुद बैठे हैं वहां पर
और वो मुनीर ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्राध्यक्ष है पाकिस्तान का, वो जाके वहां पे बैठकें कर रहा है और ये यहां से समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन अमेरिका में तो कुछ और ही खेल चल रहा है। हो क्या रहा है अमेरिका में, चलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आसिम मुनीर अमेरिका में टाइम पास कर रहा है, अमेरिका में ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहा है। शहबाज समझ रहे हैं कि मुनीर भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, कुछ बड़ा करने वाला, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में मुनीर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का पुराना इतिहास आपने देखा होगा कि हमेशा वर्दी ही वहां पर पूरी तरह से जो आर्मी मैन हैं वही कंट्रोल लेकर रखते हैं और वही कोशिश मुनीर की है। शहबाज को अमेरिका में कोई नहीं बुलाता, कोई आमंत्रित नहीं करता। शहबाज ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अंडरग्राउंड पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में मुनीर की ही सत्ता चल रही है। मुनीर अमेरिका के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहता है। अमेरिका में मुनीर शहबाज को निपटाने की तैयारी कर रहा है। सच्चाई ये है, पाकिस्तान में जल्द ही मुनीर अपनी सरकार बना सकता है और शहबाज इसी भुलावे में रह जाएंगे कि मुनीर वहां जाकर भारत के खिलाफ कुछ करने वाला है। उसी बहकावे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में शहबाज की इन बातों पर भारत को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। हम लोग तो हंस रहे हैं, रिएक्ट कर भी कह रहे हैं, क्योंकि शहबाज को निपटाने का काम खुद उन्हीं का चेला मुनीर करने वाला है। लेकिन शहबाज अपनी हैसियत से बढ़कर जो बातें बोल रहे हैं, इन्हें पानी तो क्या, इनका कटोरा भी हाथ से छूटने वाला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं इनको लेकर, पहले उनको सुनिए। तो सिंधु जल का समझौता, अभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं पड़ोसी, अमेरिका से दे रहे हैं परमाणु हथियार। अरे भारत किसी गीदड़ धमकी से भपकी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा, ये तय फैसला है मोदी जी का। देखिए, कहा जाता है कि किस्मत अच्छी हो तो पड़ोसी अच्छे होते हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि ऐसे पड़ोसी हमें मिले। अब पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने के मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं है। देखिए, इस मामले में हम सब एक हैं, हम सब बिल्कुल क्लियर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरा देश एक साथ दिखता है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि पाकिस्तान भुखमरी की वजह से अपना मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं। सुनिए। पाकिस्तान अपनी हैसियत से ज़्यादा बोल रहा है। कहीं न कहीं उसको गलतफहमी है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे देश भारत, जिसका एक महान और बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, अनेकता में एकता का सूत्र है जो बहुत मजबूत है। तो हमारे देश के लोग, देवतुल्य जनता महान है। कभी भी जब देश के ऊपर संकट आता है तो सारा देश एक झंडे के नीचे और एक विचारधारा के अंदर आकर उसका मुकाबला करता है। देखिए, कुल मिलाकर ये समझिए कि कंगालिस्तान पानी के लिए तड़प रहा है और इसी तड़प के साथ वहां के नेताओं की बेचैनी उनके बयानों से सामने आ रही है। आज शहबाज बौखला रहे हैं तो कल खुद बिलावल जो है बिलबिला उठे थे। कैसे उनका भी बयान सामने आया था, वो बयान भी सुनिए। सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। आपकी भारत ने जंग की बात की, लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। देखिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम झुकते नहीं हैं। इनको थोड़ा इतिहास याद कर लेना चाहिए कि भारत ने इनकी क्या स्थिति की। पहले तो देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें मजबूरन डीजीएमओ से फोन कराना पड़ा कि भाई बस कर दो, ब्रह्मोस मत चलाओ। ये कैसे भूल जाते हैं ये सारी बातें। शहबाज और बिलावल की इस बिलबिलाहट पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए।
ब्रह्मोस है हमारे पास। और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। देखिए, वो वैसे भी कह रहे हैं कि धमकी का असर कुछ नहीं होगा, और क्योंकि मैंने 1971 की याद दिला दी, ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी, तो बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की भी थोड़ी सी याद कर लें बिलावल भुट्टो, तो समझ में आ जाएगा उन्हें कि उनका क्या क्या हश्र हुआ है जब जब उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वायरल बयान याद होगा, वो याद दिलाते हैं आपको, हिप्रोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज ये बयान अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे, ये समझिए। ट्रंप मुनीर की संगत में थोड़ा सनक गए हैं, और उनकी ये सनक अमेरिका के बयानों में भी नजर आती है। आप ये जो तस्वीर देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि वो अच्छी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये लिखा है इसमें। मतलब जिस पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंकिस्तान है, जहां आतंक की क्लासेस दी जाती, कोचिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं, जिसने दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट किया हो, अब वो ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए आतंकवाद से लड़ने वाला देश बन गया है। ये बयान आप जो देख रहे हैं जारी किया गया, इसी से जुड़ा एक बयान सुनवा रहे हैं आप, सुनिए। That there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world. The United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. तो यूएस प्रवक्ता टैमी ब्रूस को आपने सुना, ये कह रही हैं कि बहुत बेनिफिशियल होगा, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये नया बयान जारी किया गया है। लेकिन क्या अमेरिका भी अब ये भूल गया है कि उसामा कहाँ मिला था? चलिए, आज मुनीर के एटम लूटने के चक्कर में अब अमेरिका उस पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये तो समझ में आ गया, जिसके यहाँ अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला करने वाला उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। और ज्यादा दूर की बात ना करें तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में पाकिस्तानी सेना के बीच जो आदमी खड़ा दिख रहा है ना, इसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। इसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है। अब सवाल तो अमेरिका से भी होना चाहिए कि वो अपने देश के लोगों को किस लिए धोखे में रख रहे हैं, एक आतंकी मुल्क के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? क्या ट्रंप सरकार अमेरिका के लोगों को आतंकवाद का तोहफा देना चाहती है? फिर से वैसी तस्वीर बर्बादी वाली चाहती है जैसे पहले आई थी सामने अमेरिका में, और अब अलग अलग देशों में, ज्यादातर भारत में सामने आती रहती? सवाल यही है। पानी की ऐसी तड़प, कंगाल शाहबाज गया भड़क। कटोरा शरीफ की धमकी, दुनिया हंसने लगी। भूखे प्यासे शाहबाज शरीफ की आज उस वक्त चीख निकल पड़ी जब उसने मुल्ला मुनीर को ट्रंप के साथ बिरयानी खाते देखा। पानी के लिए पल पल तरसते कंगालिस्तान के कंगाल पीएम का गला सूखा तो वो अपना धैर्य खो बैठे। पहले तो हाथ जोड़कर भारत से पानी पिलाने की अपील की, लेकिन भारत ने अनसुना किया तो सूट बूट पहनकर रूखे सूखे गले से भारत को धमकाने पर आमादा हो गए। लेकिन उनकी ये धमकी किसी कॉमेडी से कम नहीं थी। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया था। सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान को पानी पहुंचाने वाले तमाम डैम बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ नए डैम और नहरें बनाने की योजना भी चल रही है, जिसके तहत सिंधु का पानी भारत के दूसरे राज्यों की तरफ मोड़ा जा सके। भारत के इस कड़े कदम के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। वहां के हुक्मरान लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। भारत ने आतंकियों की इस गीदड़ भभकी को सुनना ही बंद कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि आतंकियों के साथ किसी तरह की रियायत
नहीं बरती जाएगी, जिससे भारत से रहम की उम्मीद करने वाले आतंकी की बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है, जबकि भारत पाकिस्तान में सिंधु को सुखाने के प्लान पर अडिग है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को खोखली धमकियां देने की आदत पड़ चुकी है। वर्तमान में इनके फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठ के ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाएगा हम उसे मिसाइलों से उड़ा देंगे। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमारा एक बूंद पानी भी रोका तो भारत को ऐसा जवाब देंगे कि भारत कानों के हाथ लगा लेगा। और जो इनके बिलावल भुट्टो हैं वो ये कह रहे थे पहले कि या तो इन नदियों में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और अब ये कह रहे हैं कि पानी रोका तो युद्ध होगा। हाँ, हुआ था ना 4 दिन का, अभी युद्ध आ गए ना, औंधे मुंह गिर पड़े, कितना नुकसान हुआ आज तक तुम्हारी आवाम चिल्ला रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान ऐसे बिहेव करता है जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक दूसरे को धमकी देते हैं। इन्हें तो पूरी दुनिया को एक आतंकी देश, आउटकास्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। मुनीर की देखा देखी शाहबाज भी उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन भूख प्यास से होने वाली ये तड़प प्राकृतिक है। ऐसे में भारत शाहबाज की इन धमकियों को कॉमेडी की तरह लेता है, लेकिन हैसियत से आगे बढ़कर बोल रहे शाहबाज ये नहीं जानते कि उनका चेला मुनीर उनकी फील्डिंग सेट कर चुका है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब का बयान एक हताशा और अंदरूनी दबाव के कारण है। पाकिस्तान की आज जो हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पे है और जो कॉमन व्यक्ति है उसके लिए रोजाना का जो सामान है वो बहुत महंगा है। नंबर 2, उनके जो बॉर्डर हैं वो भी सिक्योर नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान जो एक आइसोलेट हो गया है, वर्ल्ड से आइसोलेट हो गया है, संसार में या उसके विश्व के अंदर कोई स्थान नहीं है। नंबर 4, ये भारत का हक है सिंधु जल संधि कि पानी कब और कितना कैसे जाएगा, ये एक बहुत बड़ी भारत की मजबूती है। शरीफ ने बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल का मतलब ही पाकिस्तान का होता है कि जो वो एज अ कंट्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर जितने इररिस्पॉन्सिबल हैं वो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा है कि पानी बंद किया तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि आपका पानी बंद होने वाला है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पानी ज़रूर बंद होगा। उन्होंने दूसरी बात कही कि इस बात को जहन में रखना। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये बात समा गई है कि उनका पानी बंद होने वाला है। मुनीर साइलेंट तख्ता पलट करने में लगा हुआ है। शाहबाज के दिन लग चुके हैं, बिलावल भी बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान की आम आवाम अपने नेताओं की मक्कारी का फल भोग रही है। दूसरी तरफ जो अमेरिका एक चावल का दाना भी मुफ्त नहीं देता, वो अमेरिका अगर मुनीर को फुल प्लेट बिरयानी खिला रहा है तो समझिए बात कुछ और है। या तो मुनीर अपने एटम ट्रम्प के नाम कर बैठेगा या फिर पाकिस्तान में अमेरिका का झंडा फहरा दिया जाएगा। जो भी हो, पाकिस्तान में शाहबाज मुनीर की ये जोड़ी समूचे पाकिस्तान को सड़क पर लाकर ही दम लेगी और शाहबाज का साइलेंट तख्ता पलट होने के बाद मुनीर जैसे ही गद्दी संभालेगा, भारत ब्रह्मोस का भाला उस पर दाग देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, शाहबाज पानी पानी कर रहे हैं, बिलावल पानी पानी कर रहे हैं, मुनीर अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें क्या बात करनी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुद्दा पानी का है ही नहीं, मुद्दा पीओके का है। पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है कि सिंधु समझौता जो हुआ, पाकिस्तान की एक बूंद भी अगर पानी रोका तो वो करारा जवाब देंगे। एटॉमिक धमकी भी वो लगातार पाकिस्तान देता आ रहा है। सिंधु का पानी हमारा है। कांग्रेस ने, नेहरू जी ने ऐतिहासिक गलती की थी। हमारी सिंधु और झेलम चिनाब जैसी नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया और नहर बनाने के लिए भी पैसे वहां दिए। ये देश के हितों को गिरवी रखा गया। सिंधु समझौता रद्द। सिंधु का पानी हमारा है, वो भारत के किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा। मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अच्छा।
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको नू लेकर चलते हैं, जहां पर पूरे एक इलाके को आग के हवाले कर दिया गया। कहने के लिए तो मामला कार पार्किंग का था, लेकिन दंगा करने वाले लोगों का कहना है कि इस्लाम खतरे में। ऐसे में तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले सवाल तो यही है कि कार पार्किंग के विवाद से इस्लाम खतरे में कैसे आ सकता है? क्या सिर्फ नू में ही इस्लाम खतरे में है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं? क्या मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदुओं का रहना मना है? क्या नू में हिंदुओं की जान खतरे में है? और क्या हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। आप पहले तस्वीरें देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तस्वीर आपको दिखाने लाठी डंडे लेकर जाते ये लोग, देखिए किस तैयारी में आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पुलिस की मौजूदगी है, उसके बावजूद ये लाठी डंडे लेकर जा रहे हैं और दुकानों को आग के हवाले कर दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दुकानें धू धू कर जल रही हैं। ये फुटेज देखिए और लोगों की भीड़, लोगों की मौजूदगी देखिए। यहाँ आपको कोई खतरे में दिखाई दे रहा होगा तो लोगों के मकान दुकान दिखाई दे रहे होंगे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज है, लाठी डंडों से लैस लोग, पुलिस रोक रही है, समझा रही है, लेकिन इन दंगाइयों पर किसी का असर नहीं हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये पार्किंग विवाद यहां तक कैसे पहुंचा, इस सवाल का जवाब हम आगे आपको देंगे, क्योंकि बात तो बहुत मामूली थी, लेकिन स्थिति कैसी नू में टेंस हो गई, ये आप देखिए। भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, पुलिस रोक रही है। देखिए पुलिस कह रही है, समझा रही है, लेकिन लोग सुनने वाले नहीं थे। ये सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस को भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को कह रहे हैं हटने को, लेकिन लोग हट नहीं रहे हैं, बल्कि भीड़ बढ़ती जा रही है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सड़कों से कैसे धुआं उठ रहा है। ये बता रहा है कि दंगाइयों ने बहुत सारे इलाकों को फूंका। ये देखिए तस्वीर देखिए, दुकानों और बाइकों को फूंक दिया गया है। धू धू कर बाइकें जल रही हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, एक एक चीज को निशाना बना के आगे बढ़ती जा रही है। अब इस भीड़ में कौन लोग हैं, उनकी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही नू को दंगे में झोंक दिया। दुकानों और बाइकों को फूंक दिया गया। ये आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, देखिए बाइकें जली हुई, फूकी हुई वहां पड़ी हैं, दुकानें आग लगाकर सब कुछ वहां स्वाहा किया जा चुका है, किसी की रोजी रोटी खराब की जा चुकी है। ये स्थिति नू में भड़की। और बात कहां से शुरू हुई थी? पार्किंग विवाद को लेकर। क्या पार्किंग विवाद इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई कि एकदम दो समुदायों में इस तरह की हिंसक झड़प शुरू हो गई, दंगा शुरू हो गया, आगजनी शुरू हो गई, सड़कों पर तमाम उपद्रवी पहुंच गए, लाठी डंडे लेकर आग लगाने लगे। ये हालात कैसे बने? प्रशासन का कहना है कि नू के मुंडका गांव में दो लड़कों के बीच पार्किंग का विवाद हुआ था, पार्किंग को ही लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा ही होने लगी। हालांकि स्थिति पर अब कैसे काबू पाया गया है वो सुनिए। शांतिपूर्ण माहौल है, कुछ लोगों ने उसको सामुदायिक दंगों का या उस तरह के नाम देने की और परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। उसके बाद शांति का माहौल है और सुबह भी हमारे एसडीएम और डीएसपी साहब ने विजिट किया है, तो ठीक है। और वहाँ के जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं, दोनों वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी और उनको भी बुलाया है। तो एक बात तो आपने कॉमनली सुन ली, उपायुक्त ने अभी जो कहा उसमें कि ये पार्किंग का विवाद था, अभी हालात नियंत्रण में है। चलिए, पार्किंग का विवाद था तो इस्लाम खतरे में कैसे आ सकता है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। एक समुदाय विशेष की तरफ से ही की गई इस हिंसा को लेकर पीड़ितों का कहना है कि मस्जिद से भीड़ इकट्ठा करने को लेकर बाकायदा अनाउंसमेंट हुई थी और कहा जा रहा था कि इस्लाम खतरे में है, हथियार लेकर सड़क पर आओ। ये बयान बाकायदा पीड़ित ने बताया है कि कैसे अनाउंसमेंट हो रही थी। सुनिए, उनकी मुंह जुबानी सुनिए। शराब पीने से रोकने और गाड़ी हटाने को लेकर ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ। जी ये झगड़ा जो हुआ है, ये क्या नाम है, जिन्होंने टेलर था बड़ा, वो टेलर को इन्होंने हमारा जो मेन रास्ता है हाईवे से मुंडका के लिए, उसको बीच रास्ते में खड़ा कर रखा था, बिल्कुल रास्ता जाम कर रखा था। जो समय सिंह लड़का है उसने अपने कहा था भाई इसको यहाँ से हटा लो। उन्होंने उनकी तरफ बाप का रास्ता किया और फिर उन्होंने खिड़की खोल रखी। खिड़की खोल कर क्या नाम है, उसमें बियर पी रहे थे, वही बियर की बोतल से उसका सर फाड़ दिया तुरंत ही उन्होंने। भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई? दो लोगों की लड़ाई, 200 आदमी सड़क पे कैसे? सर उन्होंने फिर भीड़ इकट्ठे मस्जिद में ऐलान कर दिया, मस्जिद से ऐलान कर, मस्जिद तो एक दो मौके पे वही है जी, दो मस्जिद तो बॉर्डर पे ही है। एक गांव में ऐलान कर दिया कि भाई इस्लाम खतरे में है और क्या नाम है, सब मुसलमान भाई आ जाओ, हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है। तो सुन रहे हैं आप, जिन्होंने ये सब कुछ होते देखा वो क्या कह रहे हैं। एक मामूली विवाद को लेकर मस्जिद से भीड़ इकट्ठा करने की अनाउंसमेंट आखिर क्यों की गई?
मस्जिद तो इबादत के लिए होती है, तो फिर दंगा कराने के लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों किया गया? सवाल यही है। देखिए ये मस्जिद आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी मस्जिद में आप स्पीकर लगे भी देख रहे हैं। आरोप ये है कि इस मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद तस्वीरें देखी कि 1.5 घंटे तक जो उपद्रव होता रहा वो उपद्रव सड़कों पर बरपा रहा। ये मस्जिद कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद के ठीक आगे वो घर है जिस घर से पथराव करने का आरोप लगा। आप ईंट पत्थर बॉटल्स इस छत पर देख रहे हैं और वो छत कहाँ है? वो छत ठीक हाईवे से सटी हुई है। आप ये देखिए हाईवे है जहाँ पर जली हुई बाइकें आपको नज़र आ रही हैं, लूटी हुई दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, जो पंचर की शॉप थी वो पूरे तरीके से जला दी गई, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं कि मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ है उसमें एक जो बात कही गई कि इस्लाम खतरे में है, ये बात बोलकर क्या सड़कों पर हिंसा की जाएगी? और जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, नू की बात कर रहे हैं हम, क्या सिर्फ वहीं पर इस्लाम खतरे में आता है या फिर इस बात का इस्तेमाल बचे कुचे हिंदुओं को भगाने के लिए किया जाता है? जरा इस पहलू को समझते हैं, क्योंकि 1992 के बाद से 1992 के बाद से माफ कीजिएगा, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है नू में। 31 जुलाई 2023 में ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा जब हुई थी तब हिंसा हुई थी। नू हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिला है, ये बहुत बड़ी बात है, और 79% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। 2011 की जनगणना में जो आंकड़े आए हैं और अब जनगणना होगी तो शायद इससे ज्यादा, 79 से क्या पता 90-99% हो चुकी हो आबादी। सामाजिक आर्थिक रूप से ये पिछड़ा इलाका माना जाता है और नू में हुई हिंसा की तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर इस्लाम के नाम पर इस तरह की हिंसा की जाएगी तो क्या हर मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदुओं की जान खतरे में आ जाएगी? और अगर हिंदुस्तान में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सुरक्षित होगा? रिपोर्ट से जरिए समझिए। नूह जलाने की साजिश, दंगाइयों के हाथ माचिस, दो समुदायों में तनातनी, नूह फिर बना छावनी। नूह में इस वक्त इस्लाम खतरे में आ गया है। जिस वक्त दो लड़कों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, हरियाणा के नूह में हिंसा की आग ऐसी जली कि 2 साल बाद फिर से समूचा नूह हिंसा की आग में जल उठा। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास बने मुंडका गांव में एक छोटा सा विवाद ऐसा तूफान बन गया कि पूरा इलाका दहशत में डूब गया। बात शुरू हुई गाड़ी पार्क करने की कहासुनी से, लेकिन देखते ही देखते ये हिंसा की आग में बदल गई। नूह में पार्किंग विवाद को लेकर 2 गुटों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट और पथराव में तब्दील हो गई। जमकर आगजनी हुई जिसमें दुकान बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। घर की छतों से पथराव हुआ। बवाल में कई लोग घायल हुए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया, लेकिन इस विवाद में करीब 10 लोग घायल हो गए। मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई, सड़कों पर भीड़ इकट्ठा हुई, छतों से पत्थरबाजी की गई। इन छतों से पथराव करने के आरोप लगे। उस छत पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले नीचे की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आपको जली हुई बाइक यहां से नज़र आ जाएगी और तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे छतों के ऊपर से जो पथराव है वो किया गया और उसी छत पर मेरी मौजूदगी। आप देखिए ये छत है, हालांकि यहाँ पर आपको बीच बीच में बॉटल जो है वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बॉटल है, लेकिन इस बॉटल के अंदर भी देखिए कुछ है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ जलाया और शायद उसको अंदर डालो। अगर विजय आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप अंदर देखिएगा कुछ है जिसको जला के फेंका गया होगा, जिसको हम एक साधारण भाषा में पेट्रोल बम भी बोलते हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल काला है, जला हुआ है और ये हमें यहाँ पर पड़ा हुआ मिला। ईंट आपको यहाँ पर पड़ी हुई मिली है और आरोप ये है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया पथराव के तौर पर, आप ये देखिए आसानी से ये दीवार से मैं जो ईंट है वो निकाल सकता हूँ। ये देखिए तो क्या इन्हीं पत्थर और ईंट का इस्तेमाल किया गया नीचे पथराव करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई, लेकिन 1.5 घंटे तक तो भीड़ बेकाबू रही। सड़कें जाम, आसपास के गांव में दहशत और पुलिस बस हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटी रही। आखिरकार 2 पुलिस कंपनीज को तैनात करके स्थिति पर काबू पाया गया। लेकिन अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवी कैसे हाथों में डंडे और पत्थर लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी सीसीटीवी में
कई पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं जो इन उपद्रवियों के आगे बेबस से नजर आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में पुलिस सब आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए पुलिस इसी सीसीटीवी को आधार बना रही है। वहीं चश्मदीदों ने हिंसा को लेकर जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला है। के चश्मदीद मौजूद हैं जो कि अब विक्टिम भी हैं, क्योंकि उनकी दुकान ना सिर्फ तोड़ी गई बल्कि दुकान को लूट कर भी ले गए। माता जी, आप दुकान पर ही थी उस समय? हाँ, दुकान पर ही हमारा आदमी हूँ, झगड़ा में ना हो ही बैठा हुआ, इतने होश होती होती लड़ाई ही आई है। फिर वो आदमी बेचारा कोई को कान कट को, कोई को माथा फूट को, उन्नत लेगा एम्बुलेंस में, और वह गांव का आके नहीं वो हमारे ही चढ़गा, हम अपने भीतर दुबगा, हम ना झगड़ा में, वो तो गांव का कोई झगड़ा में। लोग होंगे उस समय सड़क पे? सड़क पर बहुत थोड़ा ये जब ज्यादा पुलिस से आगे वो ज्यादा आगा माड़ी, फिर तो गांव हमारा गांव है, थोड़ा गांव का थोड़ा हमारा महीने आया हुए। और जब उन्हें जाने की लूट फूट करो, जब उतरंगा वे ये उतरंगा, जब ही से लिया फेंकिया बोतल रू करो, हूँ जो और धरो हंसली धरी मेरी और 1 किलो कड़ा धरा हूँ सर मकान फोड़ दिया, आग लगा रखे तूड़ा में भैंसन का घर में, और आटो सब जला दियो। देख का आप हूँ कहा कर रखो, दुकान भी लूटी आप लोग? दुकान लूटी, फिर आग लगाई यहाँ में लूट। नूह में हुई हिंसा में जिन लोगों की दुकान जलाई गई, उन्होंने बताया कि भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। लोगों ने अपने बचाव में भी बोतलों से हमला करना शुरू कर दिया। दुकानें लूट ली उपद्रवियों ने, दुकानों में आग लगा दी, जनरेटर से पेट्रोल निकालकर आगजनी की गई। नूह में हिंसा का इतिहास पुराना रहा है। मुस्लिम बहुल ये इलाका अक्सर तनाव की चपेट में चला जाता है, लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम बहुल इलाके में इस्लाम खतरे में कैसे आ सकता है, या फिर ये महज एक साजिश है। लेकिन नूह में माचिस लगाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, ये पता करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका कैसे लगा, इसकी कर लेते हैं। बुलडोजर एक्शन का खतरा भी उन पर मंडरा रहा है। 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पूरी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित हो चुका है, और इसके बाद एसडीएम की कोर्ट ने बर्क के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के एक हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए। संभल एसडीएम ने सपा सांसद को घर का अवैध हिस्सा हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, और अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और लाखों का जुर्माना भी वसूला जाएगा। यानी जियाउर रहमान बर्क पर कानून का हथौड़ा चल पड़ा है। कोर्ट के फैसले का पूरा लेखा जोखा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सांसद के घर का अवैध हिस्सा गिराया जाएगा। बर्क के घर से 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा। नीचे के फ्लोर के हॉल का कुछ हिस्सा हटेगा। ऊपर की मंजिल के हॉल की भी कुछ स्थिति हटाई जाएगी। कोर्ट ने माना है कि सांसद का घर बिना नक्शे के बना था, और कोर्ट ने बर्क पर 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया। अवैध निर्माण हटाने का 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अब प्लान तैयार कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर संभल के एसडीएम विकास चंद ने हमारे साथ खास बातचीत की, जानकारी दी है, सुनवाते हैं। देखिए, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था, उसमें आज फाइनल ऑर्डर किया गया है, और उक्त ऑर्डर में जो लास्ट हियरिंग में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि हम संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए एक अफसर की मांग की गई थी, तो उस पर विचार करते हुए उनके द्वारा जो संशोधित नक्शा था वो दिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया। और जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है, जो प्रोविज़न में है बाई लॉज में, उसको कंपाउंडिंग करते हुए 5,760 रुपये जो अनुमानित इसके शुल्क है वो इनको जमा कराने के बाद कंपाउंडिंग की प्रोसेस की जाएगी, मतलब समन किया जाएगा, उसको सेटल किया जाएगा। परंतु जो एरिया कंपाउंडेबल नहीं है, जिसमें कि सेटबैक का पोर्शन आता है, वो करीब 1 मीटर चौड़ाई और 14.3 मीटर की लंबाई में है। वो एरिया में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको इसके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिना नक्शा पास कराए, बिना सूचना दिए निर्माण कार्य जारी रखने के क्रम में धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है, और यही ऑर्डर किया गया आज। सर, 30 दिन की मोहलत दी गई है कि जो हिस्सा बिना नक्शे के बनाया गया है उस हिस्से को हटा लें, यही? जी हाँ। और सर, 30 दिनों के अंदर वो पोर्शन नहीं हटाते तो आगे का प्रशासन का क्या कार्रवाई, बुलडोज़र चलेगा? नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए अगर वो पोर्शन नहीं हटाया गया तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इधर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ठिकाना जिस तरह से उस पर खतरा मंडरा रहा है अब योगी को बुलडोजर का, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि 30 दिन में अवैध हिस्सा खुद गिराओ वरना प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा। हमारे सहयोगी साहिल ने संभल में बर्क के घर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण कार्य में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और ये कहा है कि कुछ दिनों के अंदर 1,35,000 के जो जुर्माना लगाया उसको भरना होगा। अब हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि सांसद बर्क ने वो 1,35,000 के जुर्माना जो है वो कोर्ट में सबमिट करा दिया है और दूसरी तरफ एसडीएम से ये कहा गया कि 30 दिनों के अंदर जो है संभल सांसद बर्क को वो अवैध जो कि बिना नक्शा पास कराए जो हिस्सा तैयार किया गया मकान का उस हिस्से को तोड़ना खुद ब खुद ज़रूरी होगा। इस वक्त मैं सांसद बर्क के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा इसी घर का कुछ हिस्सा जो है जो कि बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, ऐसा प्रशासन का कहना है और प्रशासन का ये भी कहना है कि 30 दिन की मोहलत दी गई है। 30 दिन की मोहलत के अंदर सांसद जो है खुद उस हिस्से को नहीं तोड़ते हैं तो 30 दिन बाद प्रशासन का जो एक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है और माना जाए सूत्रों के मुताबिक कि 30 दिनों के बाद सांसद जो है उस हिस्से को नहीं तोड़ते तो बुलडोजर भी चल सकता है। धारा 9 के तहत जो ये कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल अभी की अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इस घर का कौन सा हिस्सा अवैध है वो जब प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। देखिए, जियाउर रहमान बर्क की अगर हम बात करें तो संभल की सियासत का ये वो चेहरा है जिस पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। हिंसा भड़काने से लेकर बिजली चोरी तक हर बार इनका नाम सुर्खियों में रहा है। इससे पहले संभल हिंसा मामले में उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जा चुका है। पुलिस का आरोप था कि बर्क ने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया था। वहीं बर्क के घर की जब जांच की गई तो उनके घर में बिजली चोरी का भी खुलासा हुआ था। बिजली विभाग को बर्क के घर के मीटर रीडिंग इस्तेमाल की गई बिजली से कम मिली थी, यानी जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही थी उससे कम की रीडिंग मिली। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के आरोप में बर्क पर करीब 1,91,00,000 का जुर्माना उस वक्त लगाया था। यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और आज भी इस पर सुनवाई होने वाली थी और अब उसी बर्क के घर पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। सीधी बात है कि 30 दिन में खुद गिराओ वरना योगी का बुलडोजर आएगा और पूरा हिसाब किताब चुकता करेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात करते हैं। सोचिए, एक गांव जहां सुबह की हवा में ताजगी नहीं बल्कि सड़ती मुर्गियों की बदबू घुली है, जहां लोग मंदिर जाते वक्त भी बीमारी के डर से कांप रहे हैं और जहां 15,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत ने पूरे जिले को अलर्ट पर ला दिया है। रामपुर के सिहोरा गांव की अब हम बात कर रहे हैं। कैसे बर्ड फ्लू के साए में है ये गांव, आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि सिहोरा गांव में पोल्ट्री फार्म पर मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया है। अब बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद और डर बढ़ता जा रहा है लोगों में। 15,000 से ज्यादा मुर्गियां यहां मर चुकी हैं और संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने जिले में 21 दिन के लिए चिकन, अंडे और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी दुकानों और भोजनालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। अभी हालात यही बने हैं। डर इतना है कि लोग अब घरों से निकलने से भी कतराने लगे हैं। रामपुर से हमारे संवाददाता साहिल दिखा रहे हैं कि किस तरह से गांव को घेरकर बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। रामपुर जिला के सिहोरा गांव में बने पोल्ट्री फार्म में अचानक से मुर्गियों की मौत हो जाती है। जब ये पूरी जानकारी प्रशासन के संज्ञान में आती है तो पता चलता है कि बर्ड फ्लू के कारण हज़ारों की संख्या में मुर्गियों की मौत हो गई। इस वक्त मैं सिरोहा गांव पे ही मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, आपको बड़ी सी आपको एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही होगी। इसी के अंदर जो है मुर्गियों की मौत हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसके बाद आसपास के जो गांव के निवासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, चिंतित और डरे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बर्ड फ्लू है वो ह्यूमन को जो है वो इंजेक्ट ना करे। इसलिए लोग जो है गांव के लोग हैं वो डीएम और एसडीएम से भी मुलाकात करी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए पोल्ट्री फार्म को बंद किया गया है। जो मुर्गियाँ मरी थी उनको पोल्ट्री फार्म के अंदर ही गहरा सा गड्ढा करके उनको दफन कर दिया है। बर्ड फ्लू, ये बीमारी कितनी खतरनाक है ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये सिर्फ मुर्गियों या पक्षियों तक सीमित नहीं है बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। बर्ड फ्लू इंसानों के लिए जानलेवा है। बर्ड फ्लू में एक संक्रामक बीमारी के तौर पर इसे देखा जाता है। आंख, नाक, मुंह के रास्ते ये फैलती है, सांस के रास्ते इंसानों के अंदर जाती है। संक्रमित इंसान को तेज बुखार आता है, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है, गले और शरीर में दर्द जैसी स्थिति हो जाती है, उल्टी होने लगती है। इसके संक्रमण से मृत्यु दर 50% मानी जाती है। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैलता है और यही वजह है कि डर
बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू ने कहर बरपा दिया है। महज एक ही दिन में बताया जा रहा है कि 14,000 मुर्गियां मर गई और हैरानी की बात यह है कि इन्हें खुले में फेंक दिया गया। सोचिए कितना घातक हो सकता है। नतीजा क्या हुआ कि गांव में बदबू, बीमारी और डर तीनों फैल गए। पोल्ट्री फार्म से कुछ ही दूरी पर शिव मंदिर है जहां रोज लोग पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह अब उन्हें हवा में अगरबत्ती की खुशबू नहीं, सड़ी हुई मुर्गियों की दुर्गंध तैरती नजर आ रही। तो ये हालात बने हुए हैं। और आप सोचिए अब तो सियोरा गांव में बर्ड फ्लू का खतरा एक डर में बदल चुका है। गांव में दहशत का माहौल है, गुस्सा भी है लोगों में। वजह यह है कि बर्ड फ्लू से भरी मुर्गियां खुले में फेंकी गई। बीमारी का डर तो है ही, लेकिन इसके साथ अब आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म और प्रशासन की मिलीभगत ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गांव के लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जो शिकायत और जानकारी जो थी वो प्रशासन को दी थी। क्या नाम है आपका? सर जी बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी, पोल्ट्री फार्म से आपका घर कितनी दूर है? हमारा मात्र 50 से 60 मीटर दूरी पे है सर जी। तो ये कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो मुर्गी हैं वो बर्ड फ्लू की वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ जी सर जी, जहाँ पे करीब उनके कहने से 14,000 मुर्गी तो एक ही दिन में मर गई थी, जो इन्होंने खुले में ही फेंक दी। जब खुले में फेंक दी तो वहाँ से इतनी गंदी बदबू चढ़ी। इस रोड से जो लिंक रोड है बिलासपुर से चंदैन के लिए, उस पर से निकलना मुश्किल हो गया। मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन शिव मंदिर भी है और यहाँ से भोले बाबा के श्रद्धालु भी बहुत जाते रहे हैं और सब यहाँ से नाक ढक के बुरे हालात में निकले हैं। शहरी विकास के अंदर ऐसी चीज़ें तो बनना अलाउ नहीं होती, फिर आप लोगों का घर पास है, इतनी बड़ी पोल्ट्री फार्म बना हुआ है। जी, यहाँ पे ये वैसे तो 500 मीटर आबादी के आसपास ये नहीं बनता है, लेकिन वर्कर सब बिना मास्क के, लेकिन यहाँ पे जब ये बनने लगा था हमने उसी टाइम पे इसका विरोध किया था। विरोध करने के बाद यहाँ पे टीम आई, उन्होंने अपना सर्वे करके ने क्लीन चिट दे दी कि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, इसमें बन सकता है। मेरा नाम मोहित कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं यही का रहने वाला हूँ। 250 मीटर दूर पे मेरा घर है यहाँ से। तो ये पोल्ट्री फार्म में ये मुर्गियाँ कह रहे हैं काफ़ी सारी मुर्गियाँ मरी, दफन कर दिया। यहाँ भाई साहब क्या नाम लेते हैं, शुरुआती दौर में जो है 14-15 हज़ार मुर्गी मरी थी और जिसे इन्होंने बाहर ही गड्ढा खोद के डाल दिया था। अच्छा। उससे पहले जो मुर्गियाँ मरती थी वो अपने कंपाउंड के अंदर ही इन्होंने पहले दबाने की कोशिश करी, फिर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वो वैसी फेंक दी गई, वो वहाँ पे गलने लग गई। वो जब मुर्गियाँ वहाँ पे गलने लग गई तो उस गलन की वजह से बाकी मुर्गियों में फ्लू आ गया। मेन तो इनकी लापरवाही शुरुआत जो है वो मेरे ख्याल से 1-2 तारीख से ही हो गया था, जो यहाँ पे 1-2 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। जो पोल्ट्री फार्म की बैक साइड पे वहाँ पे अभी भी ज़मीन से साथ छुई मतलब लिथड़े और हड्डियाँ। एसडीएम साहब ने अपनी पूरी जोर लगा दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग वो उनके कान पे ना तो जून पहले रेंग रही थी ना अब रेंग रही है। अब बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन एक्टिव हुआ है और उसे सीमित करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबान केसरी।